दोस्तों, सपना हर कोई देखता है। किसका सपना होता है डॉक्टर बनने का, किसका सपना होता है इंजीनियर बनने का, किसी का सपना होता है टीचर बनने का, तो किसी का सपना होता है पायलट बनने का। और जब हम अपने सपनों को अचीव करके उन्हें हकीकत में बदल लेते हैं तो वो जो खुशी होती है ना, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब हम स्ट्रगल से निकलकर सक्सेस की ऊंचाई पर पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हो जब आपके सक्सेस की सीढ़ी पर सबसे बड़ा कांटा आपके देश की गवर्नमेंट ही बन जाए। और यही हुआ है नेपाल में। अब जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक ऐसा बताया जा रहा है कि नेपाल में अब धीरे धीरे हालत काबू में आ रहे हैं और धीरे धीरे सब कुछ स्टेबल हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेपाल की इकोनॉमी क्रैश कर चुकी है, भूखमरी धीरे धीरे बढ़ रही है और हर दिन लाशें गिर रही है। यह कहानी है हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से देश की, जहाँ नेपोटिज्म और करप्शन ने युवाओं के सपनों को कुचल दिया और बेरोजगारी ने कई जिंदगियां निगल ली। एक कहानी जो कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट से शुरू हुई और बहुत ही दर्दनाक हादसों में बदल गई। ये कहानी है सृजना की, ये कहानी है गोविंद की, ये कहानी है उन 19 परिवारों की जिनके बच्चों को दिन दहाड़े सड़क पर गोलियां मार दी गई। ये कहानी है नेपाल के दर्द की, ये कहानी है आपकी और मेरी। In the country, from the local level to federal level, all the Nepalese citizens are fed up of corruption. Every youth are going outside the country, so we want to protect our youth and make the country's economy better. नेपाल 30 मिलियन लोगों का घर है और भगवान बुद्ध की शांति का ठिकाना है। यहाँ भगवान बुद्ध को ही पूजा जाता है। लेकिन ये शांति 2024 और 25 में पूरी तरीके से चूर चूर हो गई। जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया AI और टेक्नोलॉजी की बातें कर रहा था, वहीं नेपाल में आज भी 40% युवा बेरोजगार है। मैं आपको बता दूं कि नेपाल की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें का 21% हिस्सा सिर्फ युवाओं का है। युवाओं के बीच बेरोजगारी की वजह थी करप्शन, मेडिकल सीट्स, सरकारी नौकरियां और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स। नेपाल की पूरी संपत्ति को वहाँ के पॉलिटिशियंस ने अपने रिश्तेदारों और बेटे बेटियों को मिठाई की तरह बांटना शुरू कर दिया था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2024 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें आप देख सकते हो कि बेरोजगारी में नेपाल 110वें नंबर पर है। एक तरफ जहाँ पॉलिटिशियंस पैसा बना रहे थे और उनके बच्चे लग्जरी लाइफ जी रहे थे, फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवल कर रहे थे, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे थे, ब्रांडेड बैग्स ले रहे थे, वही दूसरी तरफ नेपाल के आम लोग भूख की वजह से हर दिन मर रहे थे। एक माँ ने अपने खेत बेचकर अपनी बेटी को पढ़ाया, लेकिन मेडिकल कॉलेज की लिस्ट में उसका नाम ही नहीं आया। जानते हो क्यों? क्योंकि उसकी सीट किसी बड़े नेता के बच्चे को दे दी गई थी। अब यह लड़की कौन है और किस नेता के बच्चे को सीट दे दी गई, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और इसी करप्शन और नेपोटिज्म से तंग आकर 2021-22 से ही नेपाल के लोगों ने वहाँ की गवर्नमेंट से सवाल पूछना शुरू कर दिया था कि भाई, अगर आप सब कुछ अपने बच्चों को ही देते रहोगे तो फिर हमारे बच्चे क्या करेंगे। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के पॉलिटिशियंस पब्लिक की हर बात को इग्नोर करते रहे, पब्लिक की हर बात को टालते रहे और पब्लिक की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते रहे। और इसी वजह से पब्लिक के अंदर धीरे धीरे उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया। अभी थोड़ी देर पहले मैं जिस लड़की की बात कर रहा था, उस लड़की का नाम सृजना लिंबू है। सृजना एक 24 साल की लड़की है जिसने रात भर जाकर पढ़ाई की और टॉप कॉलेज से डिग्री भी ली। उसका सपना था डॉक्टर बनने का और इसलिए उसने एग्ज़ाम भी दिया। पर जब वो जॉब लेने गई तो उसकी जॉब सौगत थापा को दे दी गई, यानी गंडकी प्रोविंस के मिनिस्टर बिंदु कुमार थापा के बेटे को। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट बताती है कि सौगत थापा को बिना किसी एक्सपीरियंस, बिना किसी डिग्री के सीधा सीनियर ऑफिसर की पोस्ट दे दी गई थी। एक तरफ जहाँ सृजना दिन रात पढ़ाई करने के बाद भी सड़कों पर धक्के खा रही थी और खाने के एक एक दाने के लिए तरस रही थी, वही दूसरी तरफ सौगत
बिना किसी टैलेंट, बिना किसी डिग्री के सिर्फ अपने बाप के नाम की वजह से एक लग्जरी लाइफ जी रहा था और बेशर्मी की तरह अपनी इस लाइफ को सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया के सामने फ्लेक्स भी कर रहा था। सृजना ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया था कि मेरे दोस्त इसे सॉफ्ट एग्जाइल कहते हैं, यानी कि या तो देश छोड़ दो या फिर देश में बिना किसी सम्मान के जियो। लेकिन दोस्तों, यह कहानी अकेली सृजना की नहीं थी। ऐसा देश के 40% युवाओं के साथ हो रहा था जिनके हाथ में डिग्री तो थी पर जॉब नहीं थी। और जब भी वहाँ के युवा वहाँ की गवर्नमेंट से जॉब के लिए पूछते थे तो वहाँ की गवर्नमेंट बेशर्मों की तरह इनसे कहती थी कि जॉब करने के लिए मार्केट में जो स्किल चाहिए वो स्किल तुम्हारे पास नहीं है और इसलिए तुम्हें मार्केट में जॉब नहीं मिल सकती। पर वहीं पर अपने बच्चों को बिना किसी डिग्री, बिना किसी टैलेंट के बड़ी बड़ी पोस्ट टॉफ़ी और चॉकलेट की तरह बांट रही थी। बेरोजगारी और भूख इस हद तक बढ़ गई कि देश के युवा मौत को गले लगाने के लिए भी तैयार हो गए। 2023-24 में नेपाल के कुछ एजेंट्स ने नेपाल के युवाओं को बड़े बड़े सपने दिखाकर उन्हें रशिया भेजा। उनसे कहा कि उन्हें वहाँ जाकर जॉब मिलेगी, 1 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलेगी और 1 साल के अंदर रशिया की सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। लेकिन जब वो लोग रशिया पहुँचे तो हकीकत कुछ और ही थी। उन्हें यूक्रेन भेजा गया जहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी। 10 से 15 दिनों की बेसिक ट्रेनिंग देकर इन्हें सीधा फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए भेज दिया जा रहा था। हज़ारों नेपाल के युवा जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में थी, उन्हें रशिया भेजा गया रशिया यूक्रेन वॉर में लड़ने के लिए। एक 20 साल के लड़के ने, जिसका नाम गोविंद थापा था, उसने अपने घर वालों को एक वीडियो भेजा था जिसमें उसने कहा था कि रशिया में जॉब करने के लिए मत आना क्योंकि हमें यहाँ कोई जॉब नहीं दी जा रही है, बल्कि हमें सीधा आर्मी कैंप्स में लाया जा रहा है और बिना किसी ट्रेनिंग के सीधा फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। गोविंद कहता था कि मुझे डर लग रहा है और फिर गोविंद कभी वापस नहीं लौटा। उसने अपनी माँ को चिट्ठी लिखकर कहा था कि मुझे माफ़ कर देना, मैं देश के लिए लड़ा लेकिन कौन सा देश ये मुझे नहीं पता। रिपोर्ट्स तो ऐसा बताती है कि रशिया यूक्रेन वॉर में नेपाल के 13 युवाओं की मौत हुई थी, लेकिन नेपाल के लोगों का कहना है कि 500 से ज़्यादा युवा रूस यूक्रेन वॉर में मारे गए थे। और इसी के चलते नेपाल की सरकार ने 2024 में ही परमिट्स रोक दिए थे और 10 एजेंट्स को भी पकड़ लिया था जो नेपाल के युवाओं को इमिग्रेशन के ज़रिए रशिया भेज रहे थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि देश के जो युवा है उन्हें अपने आप को बेचना पड़ा, वो भी किसी और देश की जंग के लिए। अब जहाँ एक तरफ देश का युवा दूसरे देश में जाकर अपनी जान गंवा रहा था, वही दूसरी तरफ नेपाल में नेपोटिज्म और रिश्तेदारी की हुकूमत बढ़ती ही जा रही थी। मेडिकल सीट्स, गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब कुछ सिर्फ पॉलिटिशियंस के रिश्तेदारों के लिए ही था। अब नेपाल के जेनजीज ने ये सब देखना शुरू किया, इन सब को नोटिस करना शुरू किया और इसके खिलाफ उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठानी शुरू की। एक एक्टिविस्ट जिनका नाम रंजू दर्शन है, उन्होंने एक रिपोर्ट में बताया कि जेनजी का जो गुस्सा है वो नेपोटिज्म के खिलाफ है, वो गुस्सा नेपो बेबीज के खिलाफ है, क्योंकि रात दिन वो मेहनत करके जितनी भी पढ़ाई कर रहे और जितनी डिग्रियां ले रहे वो सब नेपोटिज्म की वजह से बेकार हो रहा था। सृजना जैसे युवाओं ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा दिखाना शुरू किया और चीखना शुरू किया कि आखिर हमारे साथ ये अन्याय कब तक होगा। सोशल मीडिया के थ्रू वो अपने हालातों को दुनिया के सामने बयां करने लगे और नेपाल की गवर्नमेंट को एक्सपोज करने लगे। धीरे धीरे नेपाल की जो हकीकत है वो दुनिया के सामने आने लगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए नेपाल की गवर्नमेंट ने सितंबर में वहाँ के 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया और नेपाल के युवाओं की आवाज़ दबाने की कोशिश की, जिन्हें वो इसी सोशल मीडिया के थ्रू दुनिया तक पहुंचा रहे थे। अब इससे हुआ ये कि वहाँ के जो जेनजीज है उनके सब्र का बांध टूट गया और वो सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लगे। पर यह प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स के लिए नहीं था, बल्कि सदियों से चले आ रहे नेपोटिज्म और करप्शन के खिलाफ उनका गुस्सा था। 8 सितंबर 2025 को काठमांडू की सड़कें युवाओं की हो गई। सृजना जैसे युवा जिनकी डिग्री बेकार हो चुकी थी वो सड़क पर उतर आए। युवा कहने लगे, ये अब हमारी क्रांति है। प्रोटेस्टर ने संसद पर हमला बोला। उनकी मांगे थी करप्शन को हटाओ, नेपोटिज्म को खत्म करो और सोशल मीडिया बैन को भी हटाओ। लेकिन यह प्रोटेस्ट बहुत ही पीसफुली चल रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे इस प्रोटेस्ट में हिंसा की आग भड़कनी शुरू हुई। पार्लियामेंट में आग लगाई गई और कई नेताओं के घर जला दिए गए और इसके लिए जेनजी को ही ब्लेम किया गया। लेकिन जेनजी का कहना था कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनका इरादा पीसफुली ये प्रोटेस्ट करने का था, ना कि वायलेंट होकर। और अब कुछ रिपोर्ट सामने आई है जो ऐसा बता रही है कि ये जो आग है वो नेपाल के नेताओं ने खुद लगवाई थी ताकि उनके करप्शन के काले सबूत इसी आग में जलकर राख हो जाए। एक प्रोटेस्टर ने रोते हुए कहा,
हम अपनी आवाज़ उठा रहे थे और वो अपनी गंदगी छुपा रहे थे। लेकिन आगे जो नेपाल की गवर्नमेंट ने इनके साथ किया वो पूरी इंसानियत पर एक तमाचा है और हैवानियत की हद है। नेपाल की गवर्नमेंट ने पुलिस से कहकर इन पर गोलियां चलवाई, इन पर टीयर गैस फेंकी गई और लाठियों से इनकी पिटाई की गई और इन सब में नेपाल के 19 युवा मारे गए जिनकी उम्र 16 से 25 साल के बीच में थी। जी हाँ, इस वायलेंस में 16 साल के बच्चे भी मारे गए और इनके सीधा सर में ही गोली मार दी गई थी। इमेजिन 16 साल के बच्चे। और जब नेपाल के युवाओं ने देखा कि हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट का जवाब ये इतनी आक्रामकता से दे रहे तो उनके गुस्से का बांध पूरी तरह से टूट गया। जेनजी ने नेपाल के नेताओं के घरों पर हमला बोलना शुरू कर दिया। जहां भी नेपाल के गवर्नमेंट का कोई भी आदमी उन्हें मिलता वो उसे वही पकड़कर मार रहे थे, पीट रहे थे। जेनजी ने नेपाल के मिनिस्टर्स के घर जाकर उन्हें पकड़ना शुरू किया और उन्हें मारना शुरू किया। नेपाल के नेता उन्हें जहां भी मिल रहे थे वो वही उन्हें पकड़कर बुरी तरह मार पीट रहे थे। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि नेपाल के कुछ नेता तो हेलीकॉप्टर से लटक कर अपनी जान बचाकर भागे, कुछ नेता नाली से अपनी जान बचाकर भागे, कुछ नेता सड़क पर भागते भागते जेनजी के हाथों पीटे गए और कुछ नेता नदियों और जंगलों के रास्ते अपनी जान बचाकर भागे। नेपाल के युवाओं ने दिखा दिया कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसका युवा ही होता है और वो अगर ठान ले तो किसी भी देश का तख्ता रातों रात पलट कर रख सकता है। अब काठमांडू शांत हो चुका है, सोशल मीडिया से बैन भी हट गया है और जेनजी ने अपने देश की पूरी भागडोर अपने हाथ में ले ली है और फिर से अपने देश को बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये जो बदलाव है वो यूं ही नहीं आया है। नेपाल के कई युवाओं ने इस बदलाव के लिए अपनी जान दी है। यहाँ तक कि 16-16 साल के बच्चों ने भी इस बदलाव को लाने के लिए अपनी जिंदगी गंवाई है। अभी तो नेपाल ने अपने लिए एक टेम्पररी लीडर चुन लिया है, लेकिन 6 महीने बाद वहाँ फिर से इलेक्शन होने वाले हैं जिसमें जेनजी के थ्रू ही नेपाल का नया पीएम चुना जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि एक देश जिसे इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है और जिसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से क्रैश कर चुकी है, उस देश में कोई भी सरकार आए वो 4 या 5 सालों में इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगी। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए मैक्सिमम 15 से 20 साल लग जाएंगे। तो अब बस यही देखना है कि नेपाल में 6 महीने बाद जो नई गवर्नमेंट आने वाली है वो कैसे करप्शन को ख़त्म करेगी, कैसे बेरोजगारी को ख़त्म करेगी और कैसे नेपोटिज्म को कंट्रोल करेगी। या फिर 10-15 साल बाद अभी जो हालात है वो फिर से हमें नेपाल में देखने को मिलेंगे। अब अगर आप नेपाल के और हमारे देश के हालात देखोगे तो भी हमारे देश के हालात भी कुछ नेपाल जैसे ही है। हमारे देश के भी जो नेता है वो खुद को इस देश का नेता नहीं बल्कि इस देश का मालिक समझकर अपने दोस्तों को हजारों एकड़ की जमीन सिर्फ 1 रुपए में दे रहे हैं। अभी हमारे देश में भी जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहे, पर गवर्नमेंट इन सभी प्रोटेस्ट को इग्नोर करके अपनी ही धुन में लगी हुई है। मणिपुर में इतने सालों से वायलेंस चल रहा है, हमारे पीएम वहां गए तो सही पर वहां के लोगों से नहीं मिले। अभी मैं आपके सामने एक चार्ट रख रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हो कि इंडियन पॉलिटिक्स में भी नेपोटिज्म किस लेवल पर पहुंच चुका है। नेपाल के नेपोटिज्म और हमारे नेपोटिज्म में बस इतना फर्क है कि नेपाल की जो नेपो बीबी है वो अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पर फ्लेक्स करते थे और हमारे देश के जो नेपो बीबी है वो अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पर फ्लेक्स नहीं करते। और मैं हमेशा यही दुआ करूंगा कि जैसे हालात नेपाल में बने वैसे हालात हमारे देश में कभी ना बने और इस चीज़ को हम यानी कि इस देश का युवा ही रोक सकते हैं। आप जब कभी भी वोट देने जाओ तो प्लीज़ रिलीजन देखकर या फिर कुछ पैसे लेकर वोट मत दो। वोट देने से पहले ये देखो कि जिसे आप वोट दे रहे हो वो इंसान कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। अगर वो इंसान अच्छा है तभी वो आगे जाकर आपके लिए एक अच्छा लीडर बन पाएगा। अगर मेरी बात से एग्री करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। साथ ही कमेंट करके मुझे ये भी बताओ कि नेपाल की गवर्नमेंट को आगे से क्या कदम उठाने चाहिए जिससे नेपाल के हालात जल्द से जल्द सुधर सके। और हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में जो नेपोटिज्म चल रहा है उसके ऊपर तुम्हारी क्या ओपिनियन है वो भी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।